शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। महरोज भी पाकिस्तान आ गया था। फातिमा के घर में चहल पहल थी। यहाँ क्या हो रहा है? फातिमा के कमरे से म्यूजिक की आवाज आई। सूफी साहब सीढ़ी चढ़ते ऊपर आए और धड़ाम से दरवाजा खोल दिया। सामने डांस की प्रैक्टिस चल रही थी, जिनमें उनकी तीनों छोटी बेटियां और रबी शामिल थी। वो अब्बा जान, फातिमा से छोटी रुकैया से कुछ बोला ना गया। बेशरम, बेहया, जरा शर्म नहीं आई बेहुदा हरकत करते हुए? उन्होंने अपनी तीनों बेटियों को थप्पड़ जड़ दिए। वो मामू, कल मेहंदी का फंक्शन है ना, बस इसलिए। रबी ने कुछ बोलना चाहा। खबरदार लड़की, तुम तो चुप ही रहो। उन्होंने रबी को चुप करवा दिया। ये डेक कहां से आया? मैं लाई हूं मामू। जहां से लाई हो वहीं फेंक कर आओ, हमारे घर में जगह नहीं ऐसी चीजों की। वो हुक्म देकर निकल गए और वो तीनों आंसू लिए बैठ गईं। सॉरी यार, ये सब मेरी वजह से हुआ। रबी को अफसोस हुआ। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, हमारा घर ही ऐसा है। फातिमा शुक्र अदा करे। फातिमा जो इस घर से जा रही है, हमें पता नहीं कितनी और सजा काटनी है। रुकैया ने दिल की भड़ास निकाली। कोई बात नहीं, हम कुछ और करते हैं, रबी ने कहा। रहने दो, वो फिर आ जाएंगे, रुकैया ने कहा। फिर बड़ी मुश्किल से माहौल ठीक हुआ। कहाँ जा रही हो? फातिमा ने पूछा। सोने के लिए, रबी ने कहा। मगर तुम तो मेरे साथ सोती हो। नहीं यार, कल तो वैसे भी तुम हमें छोड़ जाओगी, इसलिए तुम आज आराम से सो जाओ। मैं तो सारी रात तुम्हें सोने नहीं दूंगी। वैसे भी कल रात वो तुम्हें सोने नहीं देगा, रबी ने छेड़ा। फातिमा हंस दी। ओके, मैं जा रही हूँ रुकैया के बेडरूम में। वो मुस्कुराती हुई सीढ़ियां उतरी और किचन की तरफ गई। पानी की बोतल फ्रिज से निकाली और पानी पिया। वो वापस ऊपर जाने के लिए सीढ़ी चढ़ने ही वाली थी कि पास रखा लैंडलाइन फोन बजने लगा। 2-3 बार बजने पर उसने फोन रिसीव कर लिया। रात के 2 बजे का वक्त था। हेलो, उसने नॉर्मल अंदाज में कहा। हेलो, दूसरी तरफ से मर्दाना आवाज सुनाई दी। कौन? आपको किससे बात करनी है? जी, फातिमा अलियाज से। रबी बुरी तरह चौंकी। आप हैं कौन और क्यों बात करनी है? मैं जो भी हूं, आप बस बात करवा दें। रबी के दिमाग में शरारत सूझी। तो कहें, मैं फातिमा ही हूं। मैं सैयद महरोज बख्त बात कर रहा हूं। उसने नाम बताकर उसे उछलने पर मजबूर किया। आपने इस वक्त क्यों फोन किया? मैं आपसे बात करना चाहता था, काफी दिन से सोच रहा था, मगर मौका नहीं मिला। आज सोचा बात करके ही सोना है, लेकिन आपसे सारी बातें कल जो करनी है, तो आज कौन सी खास बात के लिए फोन किया है? उसके सवाल पर वो बेसाख्ता कहकहा लगाकर हंसा। जो कल बातें करनी है, आज उनके लिए तुम्हें बांधना चाहता हूँ। कैसी तमहीद? उसने शरारत से पूछा। वजाहत करूंगा तो आपको शर्म आ जाएगी। वैसे तो आजकल शर्म के जरासीम दुनिया से मर गए हैं, मगर मैंने सुना है आपके अंदर जिंदा है। आपका सुना गलत भी तो हो सकता है, आपका कहा भी तो गलत हो सकता है। मुझे मुझसे ज्यादा कौन जान सकता है? जानने का मौका तो दें, फिर देखिएगा। कल जान लीजिएगा, अभी वक्त नहीं है। खुदा हाफिज। प्लीज फोन मत रखिएगा, मेरी बात सुनिए, उसने जल्दी से कहा। वो फोन रखते रखते ठहर गई। जी कहिए। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मुझे कुछ कहना है। वो ठटक गई। रात के इस पहर उसने कॉल की, वो भी रबी थी, जिसका शरारती जहन उसे उल्टी पट्टियां पढ़ा रहा था। तो ठीक है, आप मेरे सेल फोन पर कॉल करें। रात इस वक्त मामू जान, मेरा मतलब अब्बा जान आ जाएंगे, मेरे सेल पर कॉल करें। उनको फोन पर बात करना पसंद नहीं। वो बात करते करते फिसली, फिर खुद ही संभल गई। नंबर बताएं। वो तैयार हो गया। उसने नंबर दे दिया। उसकी शरारत अरूज पर थी। ठीक है, मैं करता हूँ, उसने ये कहकर फोन बंद कर दिया। मैं इंतजार करूंगी। वो शरारत से मुस्कुराई और तेजी से सीढ़ी चढ़कर रुकैया के बेडरूम में गई। ये तो कल पता चलेगा महरोज साहब कि आपके साथ क्या हुआ। वो सेल फोन पर वाइब्रेशन को देखते हुए मुस्कुराई, जहां महरोज की कॉल आ रही थी। जी जनाब, क्या कर रही हैं? देखे, मुझे नींद आ रही है, आप भी सो जाएं। कैसे सो जाएं?
हमारी नींदें ही उड़ गई हैं कल के इंतजार में। बस आप अपनी लिमिट में रहकर बात करें। मैं इस वक्त बात कर रही हूँ, यही बहुत है। इसके लिए मैं आपका एहसानमंद हूँ, लेकिन क्या आप मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर सकती हैं? कैसी ख्वाहिश? मैं आपको देखना चाहता हूँ, बस एक झलक। आज की रात ख्वाहिश पूरी करने की नहीं, ख्वाहिश सजाने की रात है, वो अदा से बोली। तो ख्वाहिश को सजाना तो चाहता हूँ, आपकी एक झलक से। ख्वाहिश किसी को देखने से नहीं बल्कि इंतजार से सजती है। वो शेर सुना है? मैं तुझको ढूंढने उफ्क के पार भी गया, तू मिल गया तो तुझसे मिलने का इंतजार भी गया। वो दिलचस्पी से बोली। महरोज चुप हो गया। वैसे बेहतर है आप कल पर ख्वाहिशें छोड़ दें और सो जाएं। यह कहकर उसने फोन बंद कर दिया। सुबह हो चुकी थी। ब्यूटिशियन से टाइम ले लिया तुम लोगों ने? रवि ने पूछा। नहीं, फातिमा ने कहा। तो तुम्हें तैयार कौन करेगा? यार तुम हो ना? अरे नहीं, मुझे बस लिपस्टिक और ब्लश ऑन के सिवा कुछ नहीं आता। ये तुम्हारे इतने लंबे बाल कौन समेटेगा? तुम लोगों के आसपास कोई अच्छा पार्लर है क्या? हाँ, ये राइट साइड पे गली में है, रॉयल ब्यूटी पार्लर, अच्छा है। ओके, मैं जाकर टाइम ले लेती हूँ, वो आ तो जाएगी ना? मगर अब्बा, वो कुछ नहीं कहेंगे, उन्हें पता ही नहीं चलेगा। उसने फातिमा को तसल्ली दी और बाहर जाने लगी। रवि रुको, ये चादर ले लो, जब तक यहाँ हो प्लीज चादर पहन लिया करो, फातिमा ने कहा। रवि प्लीज समझो बात को। और फातिमा की खातिर उसे इतनी बड़ी चादर ओढ़नी पड़ी। खदीजा बेगम ने उसे बाहर जाते देखकर एक रसीद थमा दी। और नजल ज्वेलर्स पर फातिमा का गोल्ड का सेट है, उठा लाना, मार्केट में शॉप है। उसने रसीद पर्स में रख ली। दूसरी तरफ दुल्हे वाले भी शादी की तैयारियों में मसरूफ थे। हम कहाँ जा रहे हैं? हसन ने कहा। मार्केट शॉपिंग करने, महरोज ने जवाब दिया। अब कौन सी शॉपिंग रह गई जनाब की? तुम्हारी होने वाली भाभी के लिए गिफ्ट लेना है। अच्छा, मैं भी कहूँ, ऐसी कौन सी शॉपिंग रह गई? हसन ने कहा। यही तो खास शॉपिंग है, महरोज ने शरारत से कहा। चल तू जाकर गिफ्ट खरीद, मैं तब तक टेलर से होकर आता हूँ। हसन ये कहकर गाड़ी से निकल गया और महरोज दूसरी तरफ चल दिया। उसका रुख नजल ज्वेलर्स की तरफ था। वो फातिमा के लिए लॉकेट या अंगूठी लेना चाहता था। क्या आपके पास हर किस्म का स्टोन है? यस सर, आपको कौन सा चाहिए? शॉपकीपर ने उनसे पूछा। कौन सा चाहिए? फातिमा का पसंदीदा कौन सा होगा? 1 मिनट बताता हूँ। उसने सेल निकालकर फातिमा का कॉल वाला नंबर डायल किया। जैसे ही नंबर डायल किया, शॉप से हल्की मध्यम आवाज आने लगी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया था कि थोड़े फासले पर खड़ी लड़की का सेल बज रहा था। कॉल डिस्कनेक्ट हुई। उसने फिर डायल किया। इस बार उसने कॉल उठा ली। जी महरोज साहब, कहिए, क्या बेचैनी लगी हुई है आपको? वो आहिस्तगी से बोली। देखें फातिमा, मैं आपके लिए रंग पसंद कर रहा था, तो पूछना चाहता था कौन सा रंग अच्छा लगेगा? डायमंड, नीलम, जमर्द या कोई और? नीलम, उसने मुख्तसर कहा। डायमंड क्यों नहीं? डायमंड मैं खुद ले रही हूँ। ओके, तो फिर नीलम। जी नीलम, वो जरा जोर देकर बोली और महरोज ने चौंक कर उस लड़की की तरफ देखा जिसके मुंह से नीलम सुना। आप कहाँ हैं इस वक्त? उसने जानबूझकर बात बढ़ाई। शॉपिंग सेंटर में, उसने हंसकर कहा और फोन बंद कर दिया। महरोज हैरानी से उसे देख रहा था, जिसने स्टाइलिश सूट पर बड़ी सी चादर ली हुई थी, लेकिन उसे संभाली नहीं जा रही थी। महरोज ने शक मिटाने के लिए एक बार फिर नंबर डायल किया और उसी का फोन बजा। वो हक्का बक्का खड़ा था। वो तेजी से आगे बढ़ा। इससे पहले कुछ कहता, लड़की की चादर का कोना दरवाजे में अटका। उसकी चादर एक बार फिर ढलक गई। उसने जल्दी से तस्वीर बना ली। क्या चीज पसंद करके गई हैं? उसने सेल्समैन से पूछा। जी डायमंड का लॉकेट था। फातिमा खुद डायमंड ले रही थी, इसलिए मुझे खुद मना कर दिया। वो उसका नंबर बार बार मिलाने पर मजबूर हो गया। उसने एक बार फिर मिलाया नंबर। जी कहिए, रवि ने मुस्कुराकर कहा। आप फातिमा ही है ना? आपको कोई शक है? उसने हंसी दबाते हुए पूछा। नहीं, ऐसे ही, उसने कहा। अगर आपको शक है भी तो कल खत्म हो जाएगा, सारे भेद खुल जाएंगे। बस कल का इंतजार करें, रवि ने कहा और फोन बंद कर दिया। मगर एक बात सच्ची थी, उसे लड़की एक झलक में ही पसंद आई थी। क्या कयामत ढूंढी है? वो दिल ही दिल में माँ की पसंद को दाद देने लगा।
घर में सबकी मिली जुली आवाज आई। बारात आ गई। लड़कियां फूलों की प्लेट लिए गेट पर गईं। उनमें रवि भी शामिल थी, चेहरे पर मुस्कुराहट लिए। महरोज ने पहला कदम अंदर रखा तो फूल निछावर करने में पहल भी उसी ने की। वो दम बखुद रह गया। उसके कदम जम गए। ये लड़की तो वही है। आखिर माजरा क्या है? फातिमा, उसने ज़ेरे लब कहा। रबी, रबी, यस मॉम, तुम्हें ऊपर फातिमा बुला रही है, सकीना ने बताया। और वो प्लेट एक लड़की को थमाकर चली गई और महरोज की समातों पर बम फोड़े उसे छोड़ गई। पूरी रात ख्वाहिशों और अरमानों से सजे ख्वाब झूठ और फरेब थे। मतलब ये लड़की कोई और है और फातिमा कोई और। उसने मुझे बेवकूफ बनाया। ये कैसे हो सकता है? उसने दिल में तस्वीर सजाए सुबह का बेचैनी से इंतजार किया था। उसने दिल में इरादा कर लिया कि अब जो भी हो जाए टोली में रवि को लेकर जाएगा। अपनी भाभी देखी तूने? उसने सोफे पर बैठते हुए कहा। कौन? हसन हैरान हुआ। वो ब्लैक शरारे में, उसने रवि को देखते हुए कहा। मगर वो तो फातिमा भाभी नहीं, कोई और है। बस यही है अब, वो मुस्कुराया और हसन उलझा। मॉम, उसने पास खड़ी आरफा बेगम को बुलाया। जी बेटा, वो लड़की कौन है? वो फातिमा की फूफी की बेटी है, रबी अहमद, लाहौर से आई है। उसने तारुफ करवाया। आप बैठे मेरे पास। उसने आरफा बेगम को पास बिठाकर इत्मीनान से उसकी समातों पर बम फोड़ा। वो हिल कर रह गई। माशाल्लाह, आज तो चांद जमीन पर उतर आया, रबी ने दुल्हन बनी फातिमा को देखकर कहा। दुल्हा भी किसी चांद से कम नहीं, जोड़ी कमाल की है, पास खड़ी लड़की ने कहा। सभी तारीफ कर रही थी। फातिमा, फातिमा, गजब हो गया। वो दुल्हे ने शादी से इनकार कर दिया। रुकैया ने बम फोड़ा। क्या? रबी ने कहा। हाँ, वो कहता फातिमा से शादी नहीं करूंगा, वो रबी से शादी करना चाहता है। ये क्या कह रही हो तुम? रबी एकदम चकराई। हाँ, नीचे सारे लोग जमा हैं और अब्बा तो दुल्हा को मारने के तरफे हैं। रुकैया के हवास उड़े हुए थे। रबी तेजी से दरवाजा खोलकर बाहर निकली। महरोज, अगर तुम सच कह रहे हो तो हम उस लड़की को सजा जरूर देंगे, लेकिन तुमने अगर गलत बयानी की तो तुम्हारा सर कलम कर देंगे, अलियास साहब ने गुस्से से कहा। रबी की हवाइयां उड़ गईं। हाय, ये क्या हो गया मुझसे? वो साकत खड़ी थी। सकीना, बुलाओ अपनी बेटी को, उन्होंने अपनी बहन से कहा। जी, बुलाती हूँ। सकीना ड्राइंग रूम से बाहर भागी, मगर रबी दरवाजे पर ही खड़ी थी। उन्होंने उसका हाथ पकड़ा। रबी, चलो मेरे साथ। मॉम। सकीना उसका हाथ पकड़कर अंदर ले गई। इधर आओ लड़की, अलियास साहब ने कहा। जी, वो लरजते जिस्म से खड़ी थी। तुमने इस लड़के को कहा कि तुम फातिमा हो? जी, कहा था। वो सर झुकाए खड़ी थी। तुमने इसके साथ बातें की थी क्या? उन्होंने गुस्से से पूछा। जी, की थी, मगर वो सिर्फ एक शरारत थी। इतना सुना था कि अलियास साहब का भारी हाथ उसके गाल पे पड़ा। बेशरम, ये शरारत थी तुम्हारी नजर में? वो धाड़े। मामू जान, इसमें मेरी कोई बदनीयती नहीं थी, मैंने बस एक शरारत की थी। ये सब महज एक मजाक था बस, उसने सफाई दी। ये मजाक था? किसी नामहरम से बात करना, खुद को उसकी बीवी बताना मजाक था तुम्हारे लिए? मुझसे गलती हो गई मामू जान, मुझे माफ कर दें। उसने मिन्नत की। मुआफी कैसी? तुम्हारी सजा यही है कि तुम्हारा निकाह महरोज से पढ़ाकर तुम्हें यहाँ से दफा करें, उन्होंने फैसला सुनाया। नहीं, ये नहीं हो सकता। उसके हवास उड़ गए। अहमद मुर्तजा, मौलवी को बुलाना है या तुम्हें कोई इख्तलाफ है मेरे फैसले पर? उन्होंने सर झुकाए खड़े अहमद को कहा। नहीं पापा, महरोज फातिमा का नसीब है, वो दुल्हन बनी बैठी है, वो मर जाएगी, उसने अहमद की तरफ जाते हुए कहा। वो मेरी बेटी है, साबर और शाकर, और अब मैं खुद भी नहीं चाहूंगा कि इस लड़के का निकाह मेरी बेटी से हो, अलियास साहब ने हकारत से कहा। नहीं मॉम, कुछ तो बोलिए। पापा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। उसने माँ बाप से इल्तिजाई की, मगर किसी ने नहीं सुनी। सूरत हाल ही कुछ ऐसी बन गई थी। महरोज अपनी जिद का पक्का था। वो अब रबी से शादी करना चाहता था और फातिमा के अब्बू कोई हंगामा नहीं चाहते थे। रबी के वालिदैन दोनों शर्म से जमीन में गड़ने को थे। अपनी बेटी की इस हरकत ने उनका सर झुका दिया था। उन्होंने अलियास साहब के फैसले पर भी कोई एतराज नहीं किया था। रबी रोती रही धाड़े मार मार कर, मगर किसी ने उसकी एक नहीं सुनी और महरोज वक्त के साथ उसका निकाह करवा दिया गया।
और थोड़ी ही देर में उसे दुल्हन बनाकर रुखसत कर दिया। रबी की आंखों में दुल्हन बनी फातिमा की तस्वीर थी। उसका दिल और जमीर भारी बोझ तले दबा था। वो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी, मगर रुखसती के वक्त उन्होंने उसके सर पर हाथ नहीं रखा, उसे रोती बिलखती को भेज दिया। उसके माँ बाप रबी की इस हरकत से फातिमा का रिश्ता टूटने की वजह से बहुत शर्मसार थे। वो उस वक्त कोई भी फैसला नहीं कर पा रहे थे। बस दुल्हे वालों ने जोर दिया तो अपनी बेटी रबी को सजा देकर भेज दिया। अपने से दूरी की सजा, कतई ताल्लुक करने की सजा। वो गाड़ी से पलट पलट कर देखती रही, मगर किसी ने उसकी तरफ नहीं देखा। रबी गाड़ी में बैठी थी। सारा रास्ता वो अपना माजी याद करके रोती रही थी। एक छोटी सी गलती की वजह से इतनी बड़ी सजा मिली थी उसे। आज वलीमे का दिन था, वो भी उसी तरह गुजर गया। शादी का हंगामा सर्द हुआ तो हर तरफ खामोशी और सन्नाटे छा गए। महरोज अपने पापा के साथ ऑफिस में मसरूफ हो गया और रबी अपने बेडरूम की होकर रह गई। 2-3 बार आरफा ने कहा घूमने का, मगर वो एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देती। उसे सुकून नहीं मिलता था, जमीर पर बोझ था, और इस बोझ के हाथों मजबूर आज फिर फोन के करीब चली आई, लेकिन फोन डेड था। पूरा दिन घर में चिकराते हुए गुजरा। आरफा बेगम कहीं बाहर गई हुई थी। शाम 5 बजे महरोज घर आया तो वो लॉन में नजर आई। वो गाड़ी से उतरकर उसी तरफ आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वो सामने कुर्सी पर बैठ गया। वो खामोश रही। जवाब में सलामती भेज दो। अब ऐसी भी क्या नाराजगी के सलाम का जवाब भी नहीं दे रही हो? तुम पर सलामती भेजूं? वो जहर खुंद लहजे में बोली। तुम्हारा शोहर हूँ, तुम नहीं सलामती भेजोगी तो कौन भेजेगा? मेरा शोहर तुम्हारे जैसा घटिया और कमीना होगा मैंने कभी नहीं सोचा था, और जिसने सोचा था मैं उसका शोहर नहीं बना, उसने शरारत से कहा, और वो संजीदगी से उसे देखने लगी। अच्छा अपना मोबाइल दो। उसने हाथ बढ़ाया। क्यों, खैरियत है? मैं फोन करना चाहती हूँ, फातिमा से माफी मांगना चाहती हूँ, सुना तुमने? वो गुस्से से भड़की। कोई फायदा नहीं, मैंने आज इलियास साहब को कॉल की थी, वो इस मौजू पर बात नहीं करना चाहते, लेकिन मैं फातिमा से बात करना चाहती हूँ, उनसे नहीं। महरोज ने सैल उसे दे दिया। वो फोन लेकर कमरे में आ गई और सूफी इलियास के घर का नंबर डायल किया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। दूसरी तरफ खदीजा थी। वालेकुम अस्सलाम। ममानी जान, मैं रबी, फातिमा से बात करनी है। दूसरी तरफ से यकदम फोन काट दिया गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसकी नजर हाथ में पड़े फोन पर पड़ी। यही वो मनहूस है जिसकी वजह से मेरी किस्मत बदकिस्मती में बदल गई, उसने गुस्से से कहते हुए पूरी ताकत से फोन दीवार पर दे मारा। जब वो अंदर आया तो फोन कई हिस्सों में टूटा हुआ मिला। तुम अगर सोच रही हो कि सब जल्दी ठीक हो जाए तो ऐसा मुमकिन नहीं, महरोज ने कहा। वो उसकी तरफ पुश्त किए लेटी थी, आंखों पर बाजू रखे सोने की एक्टिंग कर रही थी। वो अच्छी तरह जानता था। वो मध्यम लैंप की रोशनी में बैठकर उनसे टेक लगाए उसकी पुश्त को घूर रहा था। अभी तुम्हारी कोई बात उन पर असर नहीं करेगी, सही वक्त पर सब ठीक हो जाएगा, बस सब्र करो और इंतजार करो। मुझे यकीन है तुम्हारे मॉम डैड के गुस्से में कमी आ जाएगी। देखो, मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ जितना तुम सोचती हो। बस उस दिन मैंने तुम्हें ज्वेलर्स की शॉप पर देखा था और तुम मुझे बहुत अच्छी लगी थी। वो उसे हौसला दे रहा था। मेरी बीवी बनना तुम्हारी किस्मत में लिखा था, वरना मैं शादी के रोज तक तो तुम्हारा नाम तक नहीं जानता था, फेस टू फेस कभी देखा तक नहीं था, मगर हम सफर बन गए। शायद यही किस्मत है। वो खामोश थी। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। उसने हाथ बढ़ाकर उंगलियां उसके बालों में फंसाई, मगर वो बेहिस्सो हरकत पड़ी रही। तुम ठीक हो, बस मैं ही गलत हूँ। लेकिन यार, मेरी बचपन से आदत है, मुझे जो चीज पसंद आ जाए मैं उसे छोड़ नहीं सकता, जिद का पक्का हूँ। और तुम्हारे मामले में भी ऐसा ही हुआ। इंसानों और चीजों में फर्क होता है। तुमने सिर्फ अपना सोचा, मेरे जज्बात का ना सोचते एक बार उस लड़की का सोच लेते जो मायो बैठी थी। अब शादी ना होने पर लोग कितनी बातें बनाएंगे। मुझे अपनी गलती का इतराफ है, लेकिन तुम्हें अपना मान चुका था, छोड़ नहीं सकता था। महरोज उसके बिखरे हुलिये से नजर चुरा गया था। कितने दिन हो गए थे वो उसके हुस्न से नजरें चुरा रहा था। शादी के रोज से अब तक उसने दोबारा उसे छुआ भी नहीं था। आज फिर उसकी लापरवाही उसे बेईमान कर रही थी। जाल तो तुम फेंकती हो, बंदा किसी और तरफ देखने के काबिल नहीं रहता। वो उसके सरापे को देखते हुए बोला। रबी उसकी नजरों के ताक़ुब में अपना हुलिया देख सटपटा गई और फौरन दुपट्टा ढूंढने लगी। अब क्या फायदा, वो मुस्कुराया। वो गुस्ताखी पर आमादा था। उसने बचने की कोशिश की, मगर बच ना सकी।
उसके शिकंजे में फड़फड़ा कर रह गई और वो गुस्ताखी का इर्तिकाब कर बैठा। उसकी बात का मफहूम घूम फिर कर वहीं पर आया जहां लाना चाहता था। वो आज भी उसे काबू कर चुका था और वो सारे जतन करके भी निकलने में नाकाम रही। सुबह नाश्ते की टेबल पर उसका चेहरा फिर सूजा हुआ था। आज रात भी वो खूब रोई थी, उसकी आंखें सूज गई थीं। आजकल राबिया बेटी की क्या मसरूफियात हैं? फेरोज बख्त महरोज के डैड ने पूछा। वो चाय में चम्मच हिलाती रुकी। उसका नाम राबिया नहीं रबी है। रबी का मतलब बहार, आरफा बेगम ने कहा। माशाल्लाह, मैं इतने दिन से राबिया समझ रहा था। मैंने समझा सब प्यार से रबी कहते हैं। नहीं, उसका नाम ही रबी है, रबी अहमद। आरफा ने पूरा नाम बताया। रबी अहमद नहीं, रबी महरोज कहो, वो हंसकर बोले। मेरे नाम के साथ रबी अहमद ही सूट करता है, वो तलखी से बोली। महरोज ने ठटक कर उसे देखा। वो दोनों भी हंसते हंसते चुप हो गए। लेकिन बेटा, हम तो असूल की बात कर रहे हैं। शादी के बाद हर लड़की के नाम के साथ क्या सारे असूल मुझ पर ही लागू होते हैं? वो गुस्से से बोली। रबी, ये तुम किस लहजे में बात कर रही हो? महरोज अपनी जगह से खड़ा हो गया। वो अपने साथ उसका रवैया बर्दाश्त कर सकता था, मगर अपने माँ बाप से ऊंची आवाज में बात करने की इजाजत नहीं दे सकता था। इट्स ओके बेटा, वो सिर्फ बात कर रही है। फेरोज बख्त ने महरोज को चुप रहने का इशारा किया। बात करने का भी तरीका होता है, ये सबको अपने जैसा समझती है, नॉन सीरियस। महरोज को काफी गुस्सा आया था। वो महरोज को नफरत से घूरते हुए उठकर चली गई और वो दोनों महरोज को समझाने लगे। वो जिन हालात से गुजरी है उसका इस तरह अपसेट होना जायज है। बाबा, आप उसकी साइड ले रहे हैं, हालांकि उसकी गलती है। वो अगर अपसेट है तो दूसरों को क्यों कर रही है? बार बार उसकी गलती उसे याद करवा कर तुम उसे टॉर्चर कर रहे हो। इस तरह तो वो नफसियाती हो जाएगी। उससे सख्ती बरत कर तुम अपने लिए मुश्किल पैदा कर रहे हो, उन्होंने साफ तौर पर समझाया। वो काफी देर उनकी बातें चुपचाप सुनता रहा। जाओ, वो परेशान होगी, उन्होंने कहा। सॉरी, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। ये चोंचले फिर कभी हो जाएंगे। वो ब्रीफकेस उठाए बाहर निकल गया। वो दोनों भी चुप हो गए। वो वॉशरूम से शॉवर लेकर निकली तो उसकी नजर बेड पर रखे डब्बे पर पड़ी। उसने डब्बा उठा लिया। वो मोबाइल सेट था, न्यू डब्बा बैग। उस पर लिखा था मिसेज रबी महरोज। उसने मुलाजमा को पुकारा। जी बेगम साहिबा। ये किसने भेजा है? छोटे साहब ने। ऑफिस से ड्राइवर आया था देने। आप नहा रही थी, मैंने बेड पर रख दिया। पिछले 2 दिन से उन दोनों में बातचीत बंद थी। वो तो पहले भी उससे बात नहीं करती थी, अब वो चुप था। कमरे में मुकम्मल खामोशी रहती, लेकिन वो उसकी इस अनायत को चुपचाप कबूल नहीं कर सकती थी, इसलिए बाहर गई। फोन से उसके ऑफिस का नंबर डायल किया। हेलो। दूसरी तरफ से मसरूफ सी गंभीर आवाज सुनाई दी। यह आवाज वो पहले भी सुन चुकी थी। हेलो। खामोशी पाकर उसने दोबारा कहा। हेलो, मैं रबी अहमद बोल रही हूँ, उसने हिम्मत से कहा। ओह अच्छा, मैं समझा फातिमा लियाज बात कर रही है, उसने चोट दी। फातिमा तुम जैसों से बात करना पसंद नहीं करती, मगर रबी तो बात करना पसंद करती है ना। मुझे पता नहीं था तुम इतने घटिया इंसान हो, वरना कभी बात नहीं करती। मगर मुझे पता था तुम कितनी आला हो, तभी तो बात की थी मेरी जान, उसने मजे से कहा। उसके तन बदन में आग लग गई। उसने गुस्से से फोन क्रैडल पर रख दिया और सर दोनों हाथों में गिराए बैठी थी कि फोन फिर बजने लगा। उसे पहले तो इग्नोर किया, फिर उठा लिया। दोस्तों, इसकी अगली किस्त देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ मौजूद घंटी का बटन को भी लाजमी दबा दीजिए। अब आपसे मुलाकात होगी इसकी अगली किस्त में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।